वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर है इसमें जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज का टॉपिक समझना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद जो आने वाला टॉपिक है वो है गासेस लॉ। और अगर आप आज के इस टॉपिक को समझे तो फिर इसके बाद जो आने वाला टॉपिक है वो बिल्कुल ईजी है आप लोगों के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो आज के टॉपिक का हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये फ्लक्स जो वर्ड्स है इसमें सब टॉपिक का खुलासा इसी वर्ड्स के अंदर मौजूद है। अगर आप इस वर्ड को सही मानों में समझे तो पूरे टॉपिक को समझना आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्लक्स फ्लक्स का जो मीनिंग है सिंपल अल्फाज में वो है फ्लो, या इसको हम उर्दू में बहाव कह सकते हैं। बहाव, या हम कहते हैं कि किसी चीज़ का जो फ्लो होता है, मतलब ये तो फ्लक्स इसको कहते हैं कि कितने टाइम में कितना चीज़ एक जगह से पास होता है, इसको सिंपल बस फ्लक्स कहते हैं। इसी अगर इसकी कंसेप्ट को देखें तो एक बात जिक्र हो गई है इसमें। द कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स इज़ हाउ मच ऑफ समथिंग गोज टू ए गिवन एरिया। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कंसेप्ट है, लेकिन सिंपल कंसेप्ट है कि एक गिवन एरिया में या एक गिवन अमाउंट में कितना चीज़ एट अ टाइम फ्लो करता है, तो इसको फ्लक्स कहते हैं। नाउ इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस चैप्टर का जो नाम है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो अब इसलिए हम ज़्यादातर फोकस इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक कंसेप्ट पे देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में हम डिफाइन करते हैं द मेजर नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस that passes through a given area a place in electric field। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि द मेजरमेंट या वो मतलब पैमाइश या वो अंदाज़ा जो कि हम लगा सकते हैं कि एक गिवन एरिया के एक गिवन सरफेस, ये हमारे पास एक सरफेस है या एक प्लेट है, इसकी मिसाल के तौर पर ये एक एरिया है और ये जो आपको नज़र आती है ये लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो इसमें कितना फ्लो करेगा, ये इस मतलब ये है कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास होंगे पर यूनिट एरिया से। तो बस यही हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन है कि हाउ मच आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू ए गिवन एरिया, हाउ मच, बस इसका कंसेप्ट क्या है कि हाउ मच, कितना। बस यही जो है ना हमारे पास कंसेप्ट है। अगर आप इस वर्ड्स को समझे तो पूरा टॉपिक आपने बिल्कुल समझ लिया। तो यही मेजरमेंट जब हम करते हैं तो सिंपल हम इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अभी हम मैथमेटिकल रिलेशन की तरफ आते हैं कि इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या है या ये डिनोट। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए कॉस थीटा। ये जो आपको ये नज़र आता है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की साइन है, जिसको हम जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी साइन से या इसी सिंबल से हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट होता है। इसके अलावा ई ए कॉस थीटा ये क्या है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है कि ई जो है ना ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये वो लाइन है जो कि एक सरफेस से या एक एरिया से गुजरती है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। अभी ए क्या है? ए जो है ना हमारे पास एरिया ऑफ द शीट है, मतलब जो प्लेट आपने आपने सामने लगाई है या जो शीट या जो जो भी है आपने लगाई है, तो इसका जो एरिया है वो हमारे पास ए से रिप्रेजेंट होता है। और ये थीटा ये वो एंगल है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया के दरमियान बनती है, तो वो हमारे पास वही एंगल है। तो इसको अगर तीनों को हम कंबाइन करके तो इसके हमारे पास एक रिलेशन आता है, उसको जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैथमेटिकल फॉर्म या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो रिलेशन इस्तेमाल होता है वो ये है। अभी हमारे पास कुछ वेक्टर है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना वो डिपेंड करती है। अगर इस वेक्टर को हम कम करें या ज़्यादा करें तो इससे बहुत ज़्यादा असर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। तो वो किन फैक्टर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो फ्लो है वो कम होता है या ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। मतलब जिस जो प्लेट या जो चीज़ आपने सामने लगाई है, अगर इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी, तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो फ्लो है वो ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फ्लो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन है वो ज़्यादा होगी, तो फ्लक्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया को। जब एरिया ज़्यादा तो फ्लक्स ज़्यादा। दूसरा फैक्टर जो है ना वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, अगर ये ज़्यादा आ रही है तो हमारे पास फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, फ्लो भी ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर आप एक पानी का पाइप का एग्जांपल ले। अगर पाइप का जो मतलब जो पाइप का सुराख वो मुँह है, अगर वो बड़ा हो तो इससे ज़्यादा पानी निकल कर तो ज़्यादा जो है ना होगा, फ्लो होगा क्योंकि पानी ज़्यादा आएगा। तो इसी तरह ये एग्जांपल है। और तीसरा जो फैक्टर है वो ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड लाइन। मतलब जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स मतलब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो रिलेशन है, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है या एक दूसरे को 180 यानी पैरेलल है, या एक मतलब एंटी पैरेलल है 180 डिग्री बना रहा है, या बिल्कुल पैरेलल है 0 डिग्री बना रहा है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम इस तरह इस डायग्राम में देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम की तरफ जाते हैं कि मैक्सिमम कब होगा। तो फर्ज करें हमारे पास जो है ना एक सरफेस एरिया है और इससे हम ये लाइन पास करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये वाली ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और ये हमारे पास एरिया ऑफ द शीट है जो आपने सामने लगाई है। अगर आप देखें ना तो शीट और दोनों के दरमियान जो एंगल बनती है वो तकरीबन 90। अगर हम इस इक्वेशन में ई ए कास थीटा में 90 पुट करें, कास 90 पुट करें तो ये हमारे पास आएगा ई ए कास 90 हमारे पास ज़ीरो के बराबर है। तो ये हमारे पास आएगा ज़ीरो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, यानी मतलब फ्लक्स जो हमारे पास होगा वो ज़ीरो होगा। तो नो फ्लक्स, या बिल्कुल इसको हम कह सकते हैं मिनिमम फ्लक्स, या बिल्कुल नो। या अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, अगर आपके पास थीटा फर्ज करें ज़ीरो है, अगर हम इस इक्वेशन में ई ए कास ज़ीरो पुट करें तो कास ज़ीरो हमारे पास 1 के बराबर है। तो हमारे पास इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमम फ्लक्स होगा और ये मिनिमम होगा, मिनिमम। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं अपॉन द ओरिएंटेशन। अगर आपके पास थीटा की जो वैल्यू है अगर वो 90 के बराबर है तो नो फ्लक्स, मतलब नो फील्ड लाइन आपके पास इस थ्रू एरिया, तो फ्लक्स हमारे पास ज़ीरो होगा। अगर इसी तरह कास थीटा हमारे पास ज़ीरो के बराबर है तो कास ज़ीरो आपको पता है कि 1 के बराबर है, तो मैक्सिमम फ्लक्स। तो ये ओवरऑल ओरिएंटेशन। तो ये जो तीसरा नंबर फैक्टर है ओरिएंटेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तमाम के तमाम एंगल पे डिपेंड करती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया के दरमियान कौन सा रिलेशन है, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है या पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो वो जो है ना इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो बिल्कुल ये फ्लक्स की समझ आ गई। तो क्विकली से एक रिव्यू लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा और क्या सीखा। तो वर्ड फ्लक्स का जो मीनिंग है वो फ्लो है, बहाव के किसी चीज़ का, हाउ मच कि एक चीज़ कितने टाइम में कितने एक एरिया से कितना पास हुआ, तो इसको फ्लक्स कहते हैं। यही कंसेप्ट जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्रू हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका क्या है। तो द मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन डेट पास थ्रू ए गिवन एरिया, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स का कंसेप्ट आ गया। फिर इसके बाद हमने इसका मैथमेटिकल रिलेशन के बारे में पढ़ी। तो ई ए कास थीटा ये हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन है। इसमें ये जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ए हमारे पास एरिया ऑफ द शीट है, और थीटा जो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया के दरमियान जो एंगल बनती है वही है। तो इसको रिप्रेजेंट हम इस साइन से करते हैं, इस सिंबल से करते हैं। अभी हम देखते हैं कि किस चीज़ों पर डिपेंड करें। तो सबसे पहले सरफेस एरिया, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और तीसरा जो है ना हमारे पास ओरिएंटेशन फैक्टर है। अगर हम ये तीनों फैक्टर को छेड़े लामत ज़्यादा करें कम करें तो इससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना वो मुतासर हो सकती है। तो अभी हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स की अगर बात करें तो मिनिमम फ्लक्स कब होगा और मिनिमम फ्लक्स कब होगा, तो ये हमारे पास ओवरऑल डिपेंड करती है ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन मतलब मीन थीटा बिटवीन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया। अगर ये एंगल ज़्यादा अगर ये एंगल कास ज़ीरो होगा तो कास ज़ीरो हमारे पास मैक्सिमम होगा क्योंकि कास ज़ीरो हमारे पास 1 के बराबर है, तो इसलिए हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स होगा। और अगर कास 90 है तो वो हमारे पास 0 के बराबर है, और 0 में आपको पता है मिनिमम फ्लक्स होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वस्सलाम।